नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लोक नाट्यों की चर्चा में हम तमाशा पढ़ रहे थे और तमाशा के अंदर आपको एक दो बातें और ध्यान में रखनी है। वो बातें क्या हैं? सबसे पहला तो ये है कि तमाशा के अंदर प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र कौन से हैं। तो वाद्य यंत्र देखो, तमाशे के वाद्य यंत्र के अंदर है आपका तमाशा। तमाशा के वाद्य यंत्र एक है हारमोनियम, हारमोनियम के अलावा है तबला और तबला के अलावा है सारंगी। फिर एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि तमाशा के जो कलाकार हैं वो क्या कहलाते हैं? हाशिएले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाशिएले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाशिएले। कुछ पुरुष कलाकार अभी वर्तमान के अंदर फेमस चल रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है बंशीधर। कौन है? बंशीधर। एक है ब्रजमोहन। और बाकी की चर्चा अपन ने कल कर ली थी, बंशीधर और ब्रजमोहन। अब कुछ कुछ ऐसे तमाशे हैं जो किसी दिन विशेष पर आयोजित होते हैं, जिनसे कि प्रश्न पूछा जाता है। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान के अंदर जयपुर का। उद्गम कहाँ से हुआ है? महाराष्ट्र से। कौन थे इसके प्रवर्तक? बंशीधर जी भट्ट। ठीक। अब देखो सबसे पहले एक आता है जूठन मियाँ का तमाशा। जूठन मियाँ का तमाशा। फिर है आपका हीर रांझा का तमाशा। हीर रांझा का तमाशा। हीर रांझा के तमाशा के अलावा है जोगी जोगन का तमाशा। जोगी जोगन का तमाशा। जोगी जोगन का तमाशा के अलावा है आपके पास में गोपीचंद का तमाशा। गोपीचंद का तमाशा। फिर है आपके पास में छेल पणिहारी तमाशा। छेल पणिहारी का तमाशा। और छेल पणिहारी तमाशा के अलावा है आपके पास में गुड्डू भाई का तमाशा। तो ये कुछ प्रमुख तमाशे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि किस किस दिन आयोजित किए जाते हैं। आयोजित कहाँ पर होते हैं? जयपुर के अंदर। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये पूछा जाए कि तमाशा हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर के अलावा और कहाँ आयोजित होता है, तो मेवात क्षेत्र के अंदर। मेवात क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? अलवर और भरतपुर। तो ये बात अपन नोट डाल के लिख लेंगे। परंतु अब देखो आप, जूठन मियाँ का तमाशा, हीर रांझा का तमाशा, जोगी जोगन का तमाशा, गोपीचंद का तमाशा, छेल पणिहारी का तमाशा और गुड्डू भाई का तमाशा। तो देखो ये जो आपका जूठन मियाँ का तमाशा है, ये आयोजित होता है आपका शीतला अष्टमी के दिन। तिथि क्या होगी भाई? चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी। शुक्ल अष्टमी में तो नवरात्रि आ जाती है। ठीक है। हीर रांझा का तमाशा, हीर रांझा का जो तमाशा है वो धुलंडी के दिन आयोजित होता है। और धुलंडी के लिए तिथि क्या होगी? चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम। जोगी जोगन का जो तमाशा है वो होली के दिन आयोजित होता है। और होली कब आती है? फागुन की पूर्णिमा को। कब आती है? फागुन पूर्णिमा को। फिर आपके बाद में गोपीचंद का तमाशा और छेल पणिहारी का तमाशा, ये दोनों आयोजित होते हैं चैत्र अमावस्या के दिन। किस दिन आयोजित होते हैं? चैत्र अमावस्या के दिन। उसके बाद में आपका गुड्डू भाई का तमाशा, यहाँ पर भी भाई है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? भाई आएगा, भाई दूज के दिन। और भाई दूज कब आती है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया। कब आती है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया। कार्तिक शुक्ल द्वितीया। जूठन मियाँ का तमाशा शीतला अष्टमी के दिन। हीर रांझा का तमाशा धुलंडी। जोगी जोगन का तमाशा होली के दिन। गोपीचंद का तमाशा और छेल पणिहारी का तमाशा दोनों कब है? चैत्र की अमावस्या को। और गुड्डू भाई का तमाशा भाई दूज कब आती है? कार्तिक शुक्ल द्वितीय।
लिख लिया है? एक नोट डाल के बात लिखनी है। बात क्या लिखनी है कि तमाशा जयपुर के अलावा राजस्थान में मेवात क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? तमाशा जयपुर के अलावा किस किस का मिश्रण है तमाशा? जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का। जयपुर के अलावा मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र में कौन सी झील है? अलवर भरतपुर। अलवर भरतपुर में आयोजित होता है। अलवर भरतपुर में आयोजित होता है। ठीक है, वो लिख लिया। अगला जो हमारा लोक नाट्य आता है वो आता है रम्मत। देखो रम्मत हम बचपन में कहते हैं ना, रमने। रमने का अर्थ क्या होता है? खेलने चलो। रमने का अर्थ क्या होता है? खेलना। तो रम्मत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खेला, खेलना। और इसके जो कलाकार होते हैं वो कहलाते हैं खेलिए। क्या कहलाते हैं? खेलार और रमतीय। देखो रम्मत, रम्मत का मतलब ही क्या है? कोई भी पौराणिक कथा है, मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज का लोक नाट्य का अर्थ क्या है? किसी भी कथा को, किसी भी कहानी को मंच के ऊपर प्रदर्शित करना। रम्मत का अर्थ भी वही है कि जितनी भी कहानियां या पौराणिक कथाएं हैं उनको क्या प्रदर्शित करना? मंच पे प्रदर्शित करना। तो ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को, ऐतिहासिक व पौराणिक कथाओं को काव्य रचना के माध्यम से, किसके माध्यम से? काव्य रचना के माध्यम से मंच पर प्रदर्शित करना। मंच पर क्या करना? प्रदर्शित करना। क्या कहलाता है? रम्मत कहलाता है। पर अगर रम्मत का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए आपको, रम्मत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है खेलना। क्या होता है? खेलना। RTO-SI के अंदर सवाल आया, रम्मत में भाग लेने वाले कलाकार क्या कहलाते हैं? तो रम्मत के अंदर भाग लेने वाले कलाकार जो होते हैं वो कहलाते हैं खेलार। और अगर आपको खेलार ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर वहां मिलता है रमतीय। पर एग्जामिनर को पता है कि रमतीय से हमेशा समझ जाओगे आपके कौन सी कला के कलाकार हैं। रम्मत से तो रमतीय, परंतु इसके जो कलाकार है वो है खेलार। फिर आपको बात करते हैं कि इसका जो उद्गम हुआ है वो उद्गम हुआ है जैसलमेर से। कहां से उद्गम हुआ है? जैसलमेर से। परंतु वर्तमान के अंदर अगर रम्मत कहीं की प्रसिद्ध है तो वो है बीकानेर की। और बीकानेर के अंदर भी स्थान है, स्थान का नाम है आचार्य चौक। प्रसिद्ध स्थल वर्तमान के अंदर है आचार्य चौक बीकानेर। आचार्य चौक बीकानेर। रम्मत के लिए जो स्थल होता है वो कहलाता है अखाड़ा। क्या कहलाता है? अखाड़ा। रम्मत के लिए खेले जाने वाला जो स्थल होता है वो क्या कहलाता है? अखाड़ा कहलाता है। तो ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को काव्य रचना के माध्यम से मंच के ऊपर प्रदर्शित करना। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? खेलना। जैसे रमना होता है, रमने का मतलब भी खेलना होता है, उसी प्रकार रमतीय का मतलब भी क्या होता है? खेलना होता है। कलाकार जो होते हैं वो कहलाते हैं खेलार। कलाकार क्या कहलाते हैं? खेलार। खेलार नहीं मिलेगा तो फिर रमतीय मिलेगा, परंतु खेलार ही मिलेगा आपको ऑप्शन के अंदर। ये सवाल RTO-SI के अंदर आ चुका है। इसका जो उद्गम हुआ है वो जैसलमेर से हुआ है और इसका जो प्रसिद्ध स्थल है वो आचार्य चौक बीकानेर है। वर्तमान के अंदर अगर रम्मत कहीं की प्रचलित है तो कहाँ की है? बीकानेर की। परंतु अगर इसका कोई स्थल पूछ लिया जाए कि ये जिस स्थल पर आयोजित की जाती है उसको कहते हैं अखाड़ा। क्या कहते हैं? अखाड़ा। अब देखो, उस सबसे पहले जब रम्मत आयोजित की गई जैसलमेर के अंदर तो नीचे जमीन के ऊपर आयोजित की जाती थी। बाद में इसको मंच के ऊपर लाया गया। तो ये मंच पे लाने का जो काम है वो किया है बीकानेर ने। और बीकानेर के अंदर इसको बोला गया पाटा संस्कृति। क्या बोला गया? पाटा संस्कृति। तो पाटा संस्कृति किसकी देन है? बीकानेर की। पाटा संस्कृति का मतलब क्या हो गया? रम्मत को मंच पर प्रदर्शित करना, रम्मत को मंच पर लाना। और ये पाटा संस्कृति जो देन है वो देन कहाँ की है? बीकानेर की देन है। कहाँ की देन है? बीकानेर की।
अगली जो बात होती है कि हमको 3 प्रकार की रम्मत ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी रम्मत ध्यान में रखनी है? सबसे पहली रम्मत आती है जैसलमेर की रम्मत। कहाँ की रम्मत है? जैसलमेर की रम्मत। दूसरी जो रम्मत आती है वो आती है आपकी बीकानेर की रम्मत। बीकानेर की रम्मत। तीसरी जो रम्मत आती है आपके पास में रावतों की रम्मत। तीसरी रम्मत का की किन की है? रावतों की रम्मत। इन तीनों की चर्चा करेंगे अपन। रावतों की रम्मत। अगर पूछ लिया जाए कि रम्मत के अंदर पाटा संस्कृति किसकी देन है, तो बीकानेर। उससे पहले जमीन पर आयोजित होती थी, मंच पर ले जाने का काम किसने किया? बीकानेर। तो पाटा संस्कृति कहाँ की देन है? बीकानेर की। प्रचलित कितनी रम्मत है हमारे यहाँ पर? 3 प्रकार की रम्मत प्रचलित है, जैसलमेर की रम्मत, बीकानेर की रम्मत और रावतों की रम्मत। चले आगे। अब सबसे पहले देखो जैसलमेर की रम्मत। सबसे पहले आता है जैसलमेर की रम्मत। जैसलमेर की रम्मत। मैं तिथि मैं त्योहार लिखूंगी, आप तिथि बताएंगे। जैसलमेर की रम्मत का जो आयोजन होता है वो होता है माघ शुक्ल पंचमी से आखा तीज तक। क्या होगी तिथि? सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। बसंत पंचमी से आखा तीज। बसंत पंचमी के लिए तिथि हो जाएगी माघ शुक्ल पंचमी, और आखा तीज के लिए वैशाख शुक्ल तृतीया। ठीक है, तो इस दोनों तरह से आता है प्रश्न, इसलिए आपको ये तिथि भी दे सकते हैं और त्योहार भी दे सकते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है और ये भी ध्यान में रखना है कि जैसलमेर की रम्मत कब आयोजित की जाती है? बसंत पंचमी से आखा तीज। बसंत पंचमी की तिथि क्या है? माघ शुक्ल पंचमी, और आखा तीज की क्या है? वैशाख शुक्ल तृतीया। आपको एक क्रांतिकारी का नाम ध्यान में होगा, तेज कवि। कौन है? तेज कवि। ये तेज कवि की जो रम्मत है वो जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय है। तेज कवि की रम्मत क्या है? सर्वाधिक लोकप्रिय। सर्वाधिक लोकप्रिय कहां पर? जैसलमेर के अंदर। इन्होंने क्या किया? एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम है स्वतंत्र बावनी। पुस्तक का नाम क्या है? स्वतंत्र बावनी। ये स्वतंत्र बावनी इन्होंने 1943 के अंदर, कब? 1943 के अंदर किसको भेंट करी थी? महात्मा गांधी को। और इसी कारण इनको जेल हो गई थी। क्या हुई थी? इसी कारण इनको जेल हुई थी। किसको हुई थी? तेज कवि को। कब भेंट करी? 1943 के अंदर। सर्वाधिक जो लोकप्रिय रम्मत है वो तेज कवि की रम्मत है। तेज कवि ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है स्वतंत्र बावनी। ये स्वतंत्र बावनी की जितनी भी कथाएं हैं उसी को कहां पर प्रदर्शित करते थे? मंच पर प्रदर्शित करते थे। और उस मंच पर प्रदर्शित करने के लिए जो इन्होंने अखाड़ा बनाया, उस अखाड़ा का नाम रखा श्री कृष्ण अखाड़ा। ठीक है, तो यहाँ जो प्रचलित फेमस अखाड़ा है उसका नाम, अखाड़े का नाम क्या है? श्री कृष्ण अखाड़ा। समझ में आई बात कि नहीं आई? आधी आई? तो देखो, जैसलमेर की रम्मत है, आयोजन कब से कब तक किया जाता है? बसंत पंचमी से आखा तीज तक। मैंने आपको बोला अगर आपको पूछा जाए कि जैसलमेर की रम्मत में सबसे लोकप्रिय रम्मत किसकी है? तेज कवि की रम्मत है। क्यों है? क्योंकि तेज कवि ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है स्वतंत्र बावनी। इस स्वतंत्र बावनी के अंदर जितनी भी कथाएं हैं हमारी स्वतंत्रता को लेकर के, उस कथाओं को ही कहां पर प्रदर्शित किया जाता था? मंच पर प्रदर्शित किया जाता था। ये स्वतंत्र बावनी इन्होंने किसको भेंट करी थी? महात्मा गांधी। और भेंट करने के कारण ही इनको जेल हो गई थी। किसको? तेज कवि को। और इन्होंने जो अखाड़ा बनाया जहां पर ये रम्मत प्रदर्शित करते थे, उस अखाड़े को क्या कहते हैं? श्री कृष्ण अखाड़ा। अखाड़ा क्या कहता है? कहलाता है श्री कृष्ण अखाड़ा। श्री कृष्ण अखाड़ा। समझ में आ गई?
जैसलमेर में अगर पूछ लिया जाए कि जैसलमेर की रम्मत में सर्वाधिक फेमस किसकी रम्मत है, तेज कवि की रम्मत है। क्या है उसकी रम्मत के अंदर? स्वतंत्र बावनी करके एक पुस्तक लिखी, पुस्तक के अंदर जितनी भी स्वतंत्रता से संबंधित कहानियां हैं, कथाएं हैं, उनको कहां पर प्रदर्शित किया जाता था। ये पुस्तक उन्होंने महात्मा गांधी को भेंट करी थी 1943 के अंदर। तब इसी कारण से इनको क्या हुई थी, जेल हुई थी, और इन्होंने इसके लिए एक अखाड़ा बनाया। अखाड़ा क्या है, मतलब अखाड़ा क्या होता है, स्थल होता है, और उस अखाड़े को नाम क्या दिया, श्री कृष्ण अखाड़ा। दूसरा देखो, बीकानेर की रम्मत। बीकानेर की रम्मत जो आयोजित होती है वो कब से कब तक होती है? होली से लेकर शीतला अष्टमी तक। कब होती है? होली से शीतला अष्टमी तक। इधर तिथि क्या होगी, फागुन पूर्णिमा। क्या होगी, फागुन पूर्णिमा। और इधर क्या होगी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी। बीकानेर की रम्मत का जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है फक्कड़दाता की रम्मत से। चार चीजें ध्यान में रखनी है इसमें आपको। प्रारंभ जो माना जाता है वो माना जाता है फक्कड़दाता की रम्मत से। फक्कड़दातारी रम्मत से। बीकानेर की रम्मत का जो प्रारंभ होता है वो कहां से होता है, फक्कड़दाता की रम्मत से। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसके अंदर जो सबसे फेमस रम्मत है वो कौन सी रम्मत है, तो इस यहाँ पर बीकानेर के अंदर जो सबसे फेमस रम्मत है वो है हेड़ऊ महाराज की रम्मत। क्या है, हेड़ऊ महाराज की रम्मत। ये हेड़ऊ महाराज की जो रम्मत है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं जवाहर जी पुरोहित। इसके प्रवर्तक कौन है, जवाहर जी पुरोहित। ये जवाहर जी पुरोहित क्या है, इसके प्रवर्तक हैं। इस हेड़ऊ रम्मत में क्या बताया जाता है, तो इसको इसके अंदर आदर्श पति पत्नी बताए जाते हैं। क्या बताए जाते हैं, आदर्श पति पत्नी। क्या बताए जाते हैं, आदर्श पति पत्नी। लिख लिया यहाँ तक। प्रारंभ किससे होता है, फक्कड़दाता की रम्मत से होता है। सबसे पहले फक्कड़दाता की रम्मत आयोजित की जाती है। यहाँ की फेमस जो रम्मत है वो हेड़ऊ महाराज की रम्मत है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है जवाहर जी पुरोहित। और इसके अंदर क्या बताया जाता है, आदर्श पति पत्नी को रम्मत में प्रदर्शित किया जाता है। आदर्श पति पत्नी को रम्मत में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज है, लिख लिया यहाँ तक। एक है आपके पास में इसमें फागू जी महाराज की रम्मत। फागू जी महाराज की रम्मत। फागू जी महाराज की रम्मत, ये सब बीकानेर की रम्मत के अंदर चल रहा है। ठीक है, फागू जी महाराज की जो रम्मत है, इस रम्मत की लावणिया प्रसिद्ध है। लावणिया नृत्य कहां पर होता है, महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर होता है, महाराष्ट्र। यहाँ की क्या प्रसिद्ध है, लावणिया प्रसिद्ध है। तो फागू जी महाराज की रम्मत में क्या प्रसिद्ध है, लावणिया प्रसिद्ध है। एक और बात है कि अमर सिंह की रम्मत। अमर सिंह की रम्मत, ये अमर सिंह की जो रम्मत है एकमात्र रम्मत है जो शौर्य गाथाओं को बयान करने वाली रम्मत है। किसको, शौर्य गाथाओं को बयां करती है ये। अमर सिंह एक बहादुर व्यक्ति थे जिन्होंने शाहजहां से लोहा लिया था। और इसका जो आयोजन होता है वो आचार्य चौक बीकानेर में होता है। इसका आयोजन कहाँ होता है, आचार्य चौक बीकानेर के अंदर। और ये आचार्य चौक बीकानेर जो है, जब रम्मत का प्रारंभ होता है तो उससे पहले किस लोक देवता के गीत गाए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया कि आचार्यों की चौक बीकानेर में रम्मत का आयोजन होने से पहले किस लोक देवता के गीत गाए जाते हैं। तो किसके गीत गाए जाएंगे बताओ, रामदेव जी के। किसके गीत गाए जाते हैं, रामदेव जी के। रामदेव जी के गीत आचार्य चौक बीकानेर में रम्मत प्रारंभ होने से पहले गाए जाते हैं। रम्मत प्रारंभ होने से पहले गाए जाते हैं। रम्मत प्रारंभ होने से पहले गाए जाते हैं। तो इसमें चार प्रकार की रम्मत ध्यान में रखनी, फक्कड़दाता की रम्मत,
दूसरा आपका हेड़ऊ महाराज की रम्मत, तीसरी फागू जी महाराज की रम्मत और चौथा अमर सिंह की रम्मत। बीकानेर की रम्मत के अंदर 4 रम्मत है। जैसलमेर के अंदर आपको तेज कवि ध्यान रखने, स्वतंत्र बावनी ध्यान रखनी, कृष्णा अखाड़ा ध्यान रखना, 1943 महाराणा प्रताप को स्वतंत्र बावनी भेंट की गई, ये ध्यान में रखना है। एक बार वापस बता देती हूँ फिर चलते हैं आगे। देखो, बीकानेर की जो रम्मत है उसका आयोजन होता है होली से लेके शीतला अष्टमी तक। कब तक आयोजन होता है? होली से शीतला अष्टमी तक। होली कब आती है? फागुन पूर्णिमा। शीतला अष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। इसका जो प्रारंभ माना जाता है वो फक्कड़ दाता की रम्मत से माना जाता है। मतलब सबसे पहले किसकी रम्मत आयोजित की जाती है? फक्कड़ दाता की रम्मत की आयोजित की जाती है। पर इसकी फेमस जो रम्मत है वो हेड़ऊ महाराज की रम्मत है। हेड़ऊ महाराज की रम्मत के प्रवर्तक का मतलब क्या होता है? जनक। तो इसके जो जनक है वो कौन है? जवाहर जी पुरोहित। इस हेड़ो महाराज की रम्मत में क्या बताया जाता है? आदर्श पति पत्नी को बताया जाता है। क्या बताया जाता है? आदर्श पति पत्नी को बताया जाता है। फिर तीसरी बात करते हैं कि फागू जी महाराज की रम्मत। अगर बीकानेर की रम्मत में अगर कोई चीज प्रसिद्ध है तो यहाँ की लावणियां प्रसिद्ध है, और लावणियों को किसमें बताया जाता है? फागू जी महाराज की रम्मत के अंदर। फिर एक और बात आती है कि बाकी ये सारी जो चीजें हैं वो किससे सुंदरता या पति पत्नी या प्रेम या इनको प्रदर्शित करती। एकमात्र ऐसी रम्मत है जो किसको प्रदर्शित करती? शौर्य गाथाओं को प्रदर्शित करती। वो किसकी रम्मत है? अमर सिंह की रम्मत। बीकानेर का शासक अमर सिंह, जिसने शाहजहां से लोहा लेने के कारण इसकी शौर्य गाथाएं कहां पर प्रदर्शित की जाती है? रम्मत में प्रदर्शित की जाती है। इसका आयोजन जो होता है वो आचार्य चौक बीकानेर के अंदर होता है। और आचार्य चौक बीकानेर के अंदर किसी भी रम्मत का आयोजन होने से पहले किसके गीत गाए जाते हैं? रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। अब एक और अगली बात आती है रावतों की रम्मत। ये रावतों की जो रम्मत है इसका जो आयोजन होता है वो आयोजन कहाँ होता है? मारवाड़ क्षेत्र में। कहाँ होता है? मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। और आयोजन कब कब होता है? एक तो होता है फागुन महीने में, फागुन महीने के अलावा चैत्र महीने में। इसके लिए कोई तिथि नहीं मिलती है। चैत्र महीने में, फागुन महीने के अलावा क्या कहाँ पर होता है? चैत्र महीने के अंदर होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि कहाँ की फेमस है। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर सभी जिले आ जाएंगे, परंतु अगर प्रमुख आपको जिला पूछ लिया जाए तो प्रमुख जिला आपका जोधपुर होगा इसके अंदर। रावतों की रम्मत कहाँ पर होती है? जोधपुर के अंदर। चले आगे। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ख्याल। ख्याल क्या होता है? हम कहते हैं ना हमारे को ख्याल आ रहे हैं, तो क्या होता है? मन में विचार आ रहे हैं हमारे, है ना? तो उसी से इसका अर्थ निकलता है। कैसे? कि हमारे जो मन में उत्पन्न विचार है उनको मंच के ऊपर प्रदर्शित करना। हम कहते हैं ना हमको ख्याल आ रहे हैं। ख्याल का मतलब क्या है? हमारे मन में उत्पन्न जो विचार हो रहे हैं वो। तो इन शब्दों से क्या निकल रहा है? इनका अर्थ निकल रहा है। तो ख्याल क्या है? हमारे मन में उत्पन्न विचार। मन में उत्पन्न विचारों को, मन में उत्पन्न विचारों को मंच पर प्रदर्शित करना, मंच पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? ख्याल कहलाता है। ख्याल कहलाता है। ख्याल के अंदर आपको 4 बातें मोटे रूप से ध्यान में रखनी है। 4 बातें मोटे रूप से क्या ध्यान में रखनी है? देखो मैंने आपको रम्मत के अंदर जो कलाकार है वो क्या बताए? खेलार बताए। और ख्याल के अंदर जो प्रमुख कलाकार होंगे वो कहलाएंगे खेलिए। खेलिए, खेलिए कहलाएंगे। दोनों में यही अंतर है। ठीक है, ख्याल से क्या होगा? खेलिए। रम्मत से क्या होगा? खेलार। पीछे र आएगा, रम्मत आ गई तो पीछे र आएगा। रम्मत आ जाएगी तो पीछे क्या आएगा? र आएगा। और ख्याल से क्या हो जाएगा? खेलिए हो जाएगा। ल आ रहा है पीछे, बीच में भी क्या आएगा? ल आएगा। सबसे पहली बात करते हैं कि इसका जो मुख्य आयोजन करता होता है, मुख्य आयोजन करता जो होता है इसका, इसको आयोजित कराने वाला,
वो कहलाता है हलकारा। क्या कहलाता है? हलकारा। हलकारा का मतलब होता है पुकार देने वाला, सबको बुलाने वाला। तो आयोजन करने वाला क्या कहलाएगा? हलकारा। ध्यान रह जाएगा कि हम किसी को आवाज देते तो किसी को पुकारते, पुकारने के लिए क्या शब्द यूज ले रहे हैं? हलकारा। तो ये कौन हो जाएगा? इसका मुख्य आयोजनकर्ता। इसके जो खिलाड़ी हैं, इसके क्या खिलाड़ी जो हैं वो क्या कहलाते हैं? खेलिए कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खेलिए कहलाते हैं। खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? खेलिए कहलाते हैं। इन खिलाड़ियों का कोई ना कोई कैप्टन होता होगा। इन खिलाड़ियों का जो कैप्टन होता है उस कप्तान को कहते हैं उस्ताद। क्या कहते हैं? उस्ताद। और स्थल जो कहलाता है वो भी क्या कहलाता है? अखाड़ा कहलाता है। इसका स्थल भी क्या कहलाता है? अखाड़ा कहलाता है। तो 4 चीजें प्रमुख रूप से ध्यान में रखनी है। ख्याल को आयोजन करने वाला, सबको बुलाने वाला, वो कहलाता है हलकारा। खिलाड़ी जो होते हैं वो क्या होते हैं? खेलिए। र आएगी तो फिर रम्मत, खेलार हो जाएगा तो फिर रम्मत। इन खेलियों का क्या होता है? कप्तान होता है, और उस कप्तान को क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है। यहाँ जो ख्याल जहाँ आयोजित किया जाता है उसको क्या कहला जाता है? अखाड़ा। अब कुछ प्रमुख ख्यालें हैं, उसमें सबसे पहले अपन 2-4 छोटी छोटी ख्यालें देख लेते हैं। सबसे पहली आती है आपके पास में कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल देखो, पहले कुचामनी ख्याल के लिए जो प्रसिद्ध जिला होता था वो नागौर हुआ करता था, पर अब क्या होगा? डीडवाना कुचामन। तो इसके लिए जो प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ है? डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। इसके जो प्रवर्तक हैं, क्या है प्रवर्तक? वो है लच्छी राम जी मेघवाल। लच्छी राम जी मेघवाल। लच्छी राम जी मेघवाल। लच्छी राम जी मेघवाल का जो जन्म हुआ है वो हुआ है बुड़सू गांव। ये बुड़सू गांव पहले नागौर के अंदर आता था, अब वर्तमान के अंदर डीडवाना कुचामन के अंदर आता है। आजकल इन सवालों का प्रचलन इसलिए ज्यादा है कि इनका जन्म स्थल इसलिए पूछा जाता है। रीट एसएसटी के अंदर सवाल आया था गोविंद गिरी का संबंध किस स्थल से, उसी प्रकार से आपको लच्छी राम जी मेघवाल अभी तक तो पूछे जा चुके हैं कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम जी मेघवाल है। परंतु अब इनसे ये पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो बुड़सू गांव। बुड़सू गांव और परिभाषित करें इसको तो बुड़सू गांव जो है पहले नागौर के अंदर आता था, अब कहाँ आता है? डीडवाना कुचामन के अंदर। अगर इनकी जाति पूछ ली जाए तो जाति क्या है इनकी? मेघवाल। क्या है जाति इनकी? मेघवाल। इन्होंने कुल 25 प्रकार की ख्यालें लिखी। कितनी? 25 प्रकार की ख्यालें लिखी। कितने प्रकार की ख्यालें लिखी? 25 प्रकार की ख्यालें लिखी इन्होंने। परंतु उसमें से 3 सबसे ज्यादा फेमस है। एक तो है राव ऋणमल। कौन सी है? राव ऋणमल। एक है मीरा मंगल। क्या है? मीरा मंगल। और एक है गोगा चौहान। किसने लिखी 25 प्रकार की ख्यालें? लच्छी राम जी ने। परंतु प्रसिद्ध कितनी हुई है? 3। कौन कौन सी? राव ऋणमल, मीरा मंगल और गोगा चौहान। राव ऋणमल, मीरा मंगल और गोगा चौहान। ठीक है, यहां तक हो गया? यहां तक की बात समझ में आ गई? देखो, कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध स्थल क्या है? डीडवाना कुचामन। प्रवर्तक पूछे जाएंगे लच्छी राम जी मेघवाल। इनकी जाति क्या है? मेघवाल। इनका जन्म कहाँ हुआ है? बुड़सू गांव। बुड़सू गांव पहले नागौर में पड़ता था, पर डीडवाना कुचामन अलग हो गया वहां से, तो डीडवाना कुचामन में पड़ता है। इन्होंने 25 प्रकार की ख्यालें लिखी, परंतु उसमें से 3 प्रकार की सबसे फेमस है। कौन कौन सी? राव ऋणमल, मीरा मंगल और गोगा चौहान। अब देखो कि कुचामनी ख्याल होता क्या है। कुचामनी ख्याल के अंदर मेन 3 पात्र होते हैं। कितने पात्र होते हैं? कुचामनी ख्याल में कितने पात्र होते हैं? 3। 3 पात्र कौन कौन से होते हैं? राजा,
रानी और जोखर। इसको आप जोकर भी बोल सकते हैं, पर हम राजस्थानी के अंदर क्या बोलते हैं इसको, जोखर। अब आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि कुचामनी ख्याल के अंदर इनमें से सबसे प्रमुख पात्र कौन सा होता है। सबसे प्रमुख जो पात्र होता है वो इसके अंदर होता है रानी। यही सवाल आपको पूछा जाएगा, सबसे प्रमुख पात्र कौन होता है, रानी। सबसे प्रमुख पात्र कौन है इसके अंदर, रानी। अगर आप इसमें वर्तमान कलाकार की बात करेंगे तो वर्तमान कलाकार है आपके पास में उगमराज और बंशीधर। वर्तमान कलाकार कौन है, उगमराज और बंशीधर। हाँ, ख्याल के, कुचामनी ख्याल के, कुचामनी ख्याल के उगमराज और बंशीधर, क्योंकि हम कुचामनी ख्याल कर रहे हैं। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, लच्छीराम जी मेघवाल। कितनी प्रकार की ख्यालें लिखी, 25 प्रकार की। प्रसिद्ध कितनी हुई, राव ऋणबल, मीरा मंगल और गोगा चौहान। कुचामनी ख्याल में मेन क्या होता है, 3 पात्र होते हैं। ख्याल क्या होता है, मन के अंदर भाव जो आते हैं उनको प्रदर्शित करना। 3 पात्र होते हैं, राजा, रानी और जोखर। सबसे प्रमुख पात्र जो होता है वो होता है इसके अंदर रानी। वर्तमान जो कलाकार हैं वो कौन है, उगमराज और बंशीधर। वर्तमान कलाकार कौन है, उगमराज और बंशीधर। चले आगे, देखो अगली जो ख्याल आती है आपके पास में, अली बख्श ख्याल। कुचामनी ख्याल इंपॉर्टेंट है, हाँ, अली बख्श ख्याल। ये अली बख्श ख्याल जो है ये प्रसिद्ध है आपकी मुंडावर की। कहाँ की, और मुंडावर अब कहाँ पड़ता है, 2-3 दिन पहले ही बताया मैंने, खेरथल के अंदर। कहाँ पड़ता है, खेरथल में। इसके जो प्रवर्तक है वो है अली बख्श। कौन है, अली बख्श। प्रवर्तक कौन है इसके, अली बख्श। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मुंडावर का रस खान। मंकी मैन किसको कहा जाता है भाई, है कल बताया मैंने, जमनालाल भांड। मुंडावर का क्या कहा जाता है इनको, रस खान। जानकी लाल भांड। मुंडावर का क्या कहा जाता है, रस खान। इन्होंने टोटल कितनी ख्यालें लिखी, 10 ख्याल लिखी। कितनी ख्याल लिखी इन्होंने, 10 ख्याल लिखी। परंतु फेमस कितनी हुई, 2 में नाम क्या है, एक का नाम है सेंध और एक का नाम है ठुमरी। एक का नाम क्या है, सेंध, और एक का नाम क्या है, ठुमरी। एक का नाम क्या है, सेंध, और एक का नाम क्या है, ठुमरी। टोटल कितनी लिखी, 10 लिखी। 10 में से फेमस कौन कौन सी है, सेंध और ठुमरी। अली बख्शी ख्याल कहाँ की फेमस है, मुंडावर। मुंडावर कहाँ पड़ता है, खेरथल के अंदर। क्यों है इसके प्रवर्तक अली बख्श जी। क्या कहा जाता है इनको, मुंडावर का रस खान। मुंडावर का क्या कहा जाता है, रस खान। कितनी ख्यालें लिखी, 10 ख्याल लिखी। इन 10 ख्यालों में से फेमस की कौन कौन सी हुई, तो फेमस हुई आपकी सेंध और ठुमरी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है सेंध और ठुमरी का संबंध है किस तरह के ख्याल से, अली बख्शी ख्याल से। ठीक है, अगला देखो, चिड़ावा ख्याल। और चिड़ावा ख्याल जो फेमस है वो है झुंझुनू की। कहाँ की फेमस है, झुंझुनू की। इसके जो प्रवर्तक हैं वो प्रवर्तक है नानक राम। कौन है, नानक राम। परंतु इसको लोकप्रिय करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है दुलिया राणा को। लोकप्रिय किसने किया है इसको, दुलिया राणा को, दुलिया राणा ने। अब 1-2 ख्याल और हैं। एक है तुर्रा कलंगी ख्याल।
तो थोड़ी बड़ी है, उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।